गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। भारत के स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे आधुनिक भारत के अगले एपिसोड की, जिसमें कि हमने प्रीवियस वाले जो हमारा लेक्चर है और मैं ये कहूँगा कि कहानी है, उसमें हमने क्या है जो अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रकार से भारत में अपने साम्राज्य की नींव के लिए प्लासी का युद्ध लड़ा था, और प्लासी के बाद फिर बक्सर का युद्ध लड़ा था, और बक्सर के युद्ध में क्या है उसके बाद एक प्रकार से फिर वहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं और जो एक प्रकार से सत्ता में हस्तक्षेप है वो एक प्रकार से पूरी की पूरी वहाँ पर हो गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब प्लासी के बाद बक्सर और बक्सर के बाद फिर क्या, कि भाई अब प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, अंग्रेज जो साम्राज्य है वो एक प्रकार से नींव में डल गया, और बक्सर के युद्ध के बाद क्या है पूर्णतः वो एक प्रकार से सुदृढ़ हो गया। अब यहाँ बक्सर के बाद कंपनी को राजस्व वसूलने की क्या है एक प्रकार से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। राजस्व है जो यहाँ पर एक प्रकार से कंपनी की दीवानी है, जो भारत की दीवानी है, वो वसूलने को मौका मिल जाता है और वहाँ पर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। तो अब इसी दौरान भारत में अकाल भी पड़ता है। तो अब जो कंपनी के लोग हैं इतनी मात्रा में दीवानी वसूलते हैं कि जो किसान है, जो राज्य है, वो एक प्रकार से उत्पीड़न को क्या है बोझ में दब जाता है, और वो इस प्रकार से एक कुदृष्टि से वहाँ पर लगान वसूलता है, कर को वसूलता है, और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए क्या है जो जितने भी क्या है जनरल हैं, गवर्नर हैं, वो यहाँ पर क्या है कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अपने पर्सनल लाभ के लिए यहाँ पर काम करते हैं, और कंपनी यहाँ पर क्या है घाटे में चलती है। तो इसी को क्या है मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या है फिर अब जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक रेगुलेटिंग एक्ट हो गया और एक पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, और एक और जो यहाँ पर एक कानून है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली इज डिपेंड ऑन रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और कंपनी अधिनियम। तो आपको पता है, थोड़ा सा परिचय अगर हम दें कि भैया जो ब्रिटिश की कंपनी की शुरुआत वो 1600 में क्या है एक व्यापारिक रूप में हुई थी, और 1865 में क्या है एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। मतलब क्या है एक प्रकार से आधिपत्य वहाँ पर अब शुरू होने लगा था। उसके बाद क्या है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी हो गया था। वर्ष 1764 में क्या होता है ईस्ट इंडिया ने क्या है बंगाल हो गया। 64 में क्या हुआ था बक्सर का युद्ध, और जीतने के बाद क्या होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी को मिल जाता है, और धीरे धीरे क्या है ये भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने लगती है। अब क्या है आपको पता है कि जो शक्तियां प्राप्त हो गई थी, अब ये शक्तियां प्राप्त होने का क्या है उसका दुरुपयोग भी करती है। 1765 से 1772 की अवधि में क्या है सरकार की व्यवस्था द्वैत शासन को देखा जा सकता है। और द्वैत शासन क्या है भाई, जहां एक प्रकार से द्वैत शासन क्या है तो द्वैत शासन का मतलब ये है कि जहां कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन जिम्मेदारियां नहीं थी। भाई शासन को क्या है अधिकार प्राप्त हो गए लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं कंपनी में। अकाल पड़ रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उनको राजस्व से मतलब, राजस्व आना चाहिए कहीं से। जबकि इसके विपरीत क्या है भारतीय प्रतिनिधियों के पास सभी जिम्मेदारियां थी लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। तो ये था द्वैत शासन, और इसके परिणाम भी क्या हम देखे जा सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के बीच क्या है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारी होने लगी। ये
एक प्रकार से पृष्ठभूमि है रेगुलेटिंग एक्ट की। अत्यधिक क्या है राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न होने लगा। कंपनी का दिवाला, जबकि इसके अधिकारी जो हैं वो क्या है फल फूल रहे थे। कंपनी एक प्रकार से घाटे में जा रही थी और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो क्या है उनकी दिशा फल फूल रही थी। अब इस पर क्या है जो ब्रिटिश है वो क्या है प्रतिक्रिया लेगी, और प्रतिक्रिया लेने के क्या संदर्भ में वो यहाँ पर नियम कानून अब बनाएगी। व्यवसाय को निश्चित दिशा देने के लिए क्या है ब्रिटिश सरकार ने कानून में क्रमिक से क्या है कानूनों में क्या है क्रमिक वृद्धि के साथ कानून को विनियोजित करने का निर्णय लिया कि भाई अब उन्होंने सोच लिया कि भाई कुछ ना कुछ करने की जरूरत है इस संदर्भ में। तो ब्रिटिश इंडिया ने क्या पेश किया, अधिनियम लिया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, और यहीं से क्या है एक प्रकार से एक कानूनों का दौर हमारे यहाँ भी चालू हुआ। ये सिर्फ ये जो एक्ट था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए था। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है भारत में जो कंपनी है वो अपनी क्या है क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति है इसमें, और लेकिन कंपनी की जो गतिविधियां हैं और कामकाज है वो विनियोजित करने की मांग है। मतलब आप अपनी संपत्ति है आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन आपको जो काम करने का जो ढंग है उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। भारतीय मामलों पर नियंत्रण, इस अधिनियम के माध्यम से क्या है पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, मतलब आप भारतीयों के जो मामले हैं उसको भी देख सकते हो। उसके बाद गवर्नर जनरल का जो परिचय है, इसने बंगाल के गवर्नर के पद को क्या है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में क्या है सुसज्जित किया। उसके बाद बंगाल में प्रशासन गवर्नर और 4 सदस्य वाली एक परिषद क्या है द्वारा चलाई जाना था। वॉरेन हेस्टिंग को क्या है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। ये समझ में आया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर क्या है काम करेंगे। और इसी में क्या है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। फिर बंगाल कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना, जिसमें क्या है अपील क्षेत्रीय अधिकार शामिल थे, जहां सभी लोगों के क्या है मामले को निवारण की मांग की जा सकती थी। इसमें क्या है एक मुख्यालय, इसमें क्या है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। वर्ष 1781 में क्या है अधिनियम में संशोधन किया गया था और गवर्नर जनरल परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते थे तो उन्हें अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई थी। यहाँ के बाद क्या है ये रेगुलेटिंग एक्ट था कंपनियों के क्या है कंपनियों के दिशा निर्देशन में कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बहुत हो रही थी। इसके बाद क्या है कंपनी के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो ये दोहरी शासन प्रणाली थी। इसने क्या है ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की। कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ भाग बन गई थी। आपको पता है कि जो कंपनी है वो राज्य का एक अधीनस्थ भाग बन गई थी और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। हालांकि इसने वाणिज्य और प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा। निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। अब यहाँ पर क्या होता है पिट्स इंडिया में जो निर्देशक मंडल है और नियंत्रण बोर्ड ये अलग अलग हो जाता है। निर्देशक मंडल अलग है जो निर्देश देगा और नियंत्रण बोर्ड अलग है जो नियंत्रण करेगा। नागरिक सैन्य और राजस्व मामलों पर क्या है नियंत्रण के लिए कंपनी ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। इसमें शामिल थे राजकोष के चांसलर और राज्य का एक सचिव। तो आप समझ पा रहे हो यहीं पर क्या है विधि और एक न्याय का बंटवारा हो रहा है। तो न्याय सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या है कंपनी ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, जिसमें शामिल था राज्य कोष के चांसलर और राज्य का एक सचिव। उसके बाद प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य कानून द्वारा नियुक्त। महत्वपूर्ण राजनीतिक जो मामले हैं ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में 3 निर्देशकों के न्यायालय की एक गुप्त समिति के लिए आरक्षित थे। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ।
गवर्नर जनरल की परिषद को क्या है, कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक सीमित रखा गया था। वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। यदि वह निर्णय की जिम्मेदारी लेता तो उसे परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की अनुमति भी दी थी। इसके बाद क्या है, चार्टर अधिनियम आता है। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम। यह है 1793 में। इसके बाद क्या है, 1793 में चार्टर्ड एक्ट आता है। ये पहले पूरे एक्ट देख लेते हैं और एक्टों के बाद क्या है, फिर हम ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव छोड़ा, भारत के कृषि पर क्या प्रभाव छोड़ा, ये हम देखेंगे। और फिर जो उत्पीड़न का एक प्रकार से जो ब्रिटिश द्वारा किया गया, उसकी चिंगारी एक प्रकार से सुलगी और चिंगारी 1857 के रूप में वो उभर के निकली। तो वो हम उसकी बात करेंगे। 1857 की क्रांति, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, संगठन कुछ इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर क्या है, इसमें 2 पक्ष हुए, एक नरम दल, एक गरम दल। उसके पहले गांधी जी का भी आगमन हो जाता है, फिर नरम दल, फिर उसके बाद गरम दल, फिर उसके बाद क्या है, एक प्रकार से भारत क्या है, भारत में एक प्रकार से स्वतंत्र होता है। उसके बाद क्या, फिर हमारा डिवीजन, पार्टीशन देखेंगे, सब इतिहास की सबसे बड़ी घटना। और इसके बाद क्या है, हम पूरा हमारा आधुनिक भारत खत्म कर देंगे और ये 1947 तक चलेगा। चलो, तो यहां पर क्या है, चार्टर्ड अधिनियम की बात करें तो गवर्नर जनरल की शक्तियां का विस्तार कर दिया। यहाँ पर इस अधिनियम ने क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की, उन्हें शक्तियों को विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और उसको प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को किया गया। क्या था कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को विस्तार किया। इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्तियां प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंट्स के गवर्नरों को किया गया। कि भाई जो शक्तियां जो है, जो क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हैं, उनकी परिषद, जो शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हैं, वही शक्तियां उनकी जो परिषद है और उनके जो गवर्नर हैं, उन पर भी वो लागू होंगी। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए क्या है, शाही अनुमोदन अनिवार्य था। कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी थी। ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। अधिकारियों का भुगतान, इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए और यह वर्ष 1919 तक जारी रहा। कंपनी को क्या है, सालाना 5 लाख रुपए पाउंड का भुगतान ब्रिटिश को इसके आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्टर्ड अधिनियम 1793 का। अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833, उसके बाद चार्टर अधिनियम 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसी प्रकार की हम बात कर रहे हैं। मतलब सारे के सारे जो अधिनियम हैं वो हम आज ही देख लेंगे और अधिनियम जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अंग्रेज, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। तो अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की। यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो अब क्या है, भारतीय व्यापारों में क्या है, मांग कर रहे हैं व्यापार की। यह मांग विशेष रूप से क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण भारतीय जो मांग है वो क्यों हो रही है, वो बोनापार्ट के जो महाद्वीप है प्रणाली के कारण व्यापार के नुकसान के मैनेजर की गई थी, जिसने इंग्लैंड को क्या है, व्यावसायिक रूप से बेहद नुकसान पहुंचाया था। कंपनी के एकाधिकार का अंत, इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्य एकाधिकार से वंचित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी
जो इससे पूर्व क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी की शक्तियां कम गई इस अधिनियम से। हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार प्राप्त था। शिक्षित मूल निवासियों को सहायता, साहित्य के पुनरुद्धार, विद्वान भारतीय मूल निवासी के बीच प्रोत्साहन और भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यह शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम है 1833 के। तो कंपनी की व्यापारिक स्थिति, कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज चार्टर्ड एक्ट 13 के तहत, जिसमें प्रदेशों पर अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था, को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। उसके बाद यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें क्या है, जितने भी मतलब प्रतिबंध भारत जो यूरोप से लोग आ रहे थे उस पर से प्रतिबंध हटा दिया, और इस प्रकार से क्या है, यहीं से क्या है, भारत एक प्रकार से उपनिवेश के दौर में पहुंच गया। भारत के गवर्नर जनरल का परिचय, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिएगा। एक प्रकार से अब ये कह दिया कि भैया ये भारत के गवर्नर जनरल हैं, मतलब अब इनकी बातें मानना पड़ेगी। उसे नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जैसी कंपनियों की सभी शक्तियां दी गई थी। समस्त राजस्व उसके अधिकार के तहत वसूले जाते थे और खर्च पर भी उसका पूरा नियंत्रण था। ठीक है। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विलियम बेंटिक विधि आयोग, इस अधिनियम के तहत भारतीय कानून के समेकन और साहित्यीकरण के लिए इसकी स्थापना की गई। इसने भारत के लिए क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा कॉमन सदस्य जोड़ा, जो एक कानूनी विशेषज्ञ था। लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। अब देखेंगे चार्टर्ड अधिनियम 1853। तो कंपनी की जो व्यापारिक स्थिति है, जब तक संसद कोई और आदेश प्रदान नहीं करती तब तक क्या है, क्षेत्रों पर क्या है, कंपनी अधिकार जारी रखना चाहती है। जब तक क्या है, कंपनी कोई अधिकार नहीं देती तब तक क्या है, जब तक कोई सदन वो क्या है, कंपनी को आदेश नहीं देती कि जब तक उन्हें क्या है अपने क्षेत्रों पर अधिकार जारी रखना है। सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था तथा सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरिए सबके लिए खोल दिया गया था। ये बहुत बढ़िया है कि भैया अब क्या है, अब जो है सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था और जो सेवाओं को अब क्या है, प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया था। मतलब जो एग्जाम देगा और वो फिर क्या है, अब पद को सुसज्जित करेगा। चौथा कॉमन सदस्य, कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधायिका में स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया था। इस विधीय विंग को भारतीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। हालांकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी, जो विधान परिषद के किसी भी विधेयक को वीटो कर सके। वीटो का मतलब क्या, रोक लगा सके। अब बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 की। तो जो वर्ष 1858 का जो अधिनियम है, वो वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम थे। अब क्या है, 1857 के विद्रोह ने प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया था। विद्रोह ने कंपनी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अधिकार के लिए विभाजन की मांग के रूप में अवसर प्रदान किए गए। कंपनी के शासन का अंत, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया। अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के
माध्यम से क्राउन के नाम पर क्या है, नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में एक सिर्फ सलाहकार की थी। वायसराय का परिचय, भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया, जिसने इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब क्या है, कंपनी शासन के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा किए गए सुधार। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो गवर्नर जनरल 1786 से 93 तक रहे और यह सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या है, सिविल सेवाओं का जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया और कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में सीक्रेट अदालतों की स्थापना की। ठीक, कॉर्नवालिस कोड की बात करें, इस कोड के तहत किए गए कार्य राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण, मतलब अलग अलग कर दिया। राजस्व को अलग है और न्याय प्रशासन अलग है। यूरोपीय विषयों को भी अधिक क्षेत्र में लाया गया। सरकारी अधिकारी अपने आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए दीवानी अदालतों में जवाबदेह होंगे। बहुत बढ़िया। कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया। विलियम बेंटिक की बात करें, गवर्नर जनरल 1828 से लेकर 1833 में इन्होंने 4 सीक्रेट अदालतों को समाप्त कर दिया और उनके कार्य कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिए गए। उच्च प्रांतीय के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक सादर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की। अंग्रेजी भाषा ने अदालतों की आधिकारिक भाषा फारसी का स्थान लिया। इसके अलावा मुकदमा करने वालों को अदालत में फारसी और स्थानीय भाषा का प्रयोग करने का विकल्प प्रदान किया। एक नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859, एक भारतीय दंड संहिता 1860 और एक आपराधिक प्रक्रिया वर्ष 1861 में कानून के साहित्यीकरण के परिणामस्वरूप में तैयार की गई। तो इस प्रकार से जितने भी एक्ट थे, यहाँ पर से कानून की जो कार्यवाही थी और जो ब्रिटिश, जहाँ पर जो एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ पर जो बैठा था, वहाँ की संसद थी ब्रिटिश की, उसने क्या है जब कंपनी की हरकत देखी और उस पर से क्या है एक प्रकार से शासन करने के हिसाब से ये कानून बन एक प्रकार से, और उसकी शक्तियों को सीमित करने के हिसाब से ये जो नियम कानून है वो लाए गए। क्योंकि अब जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार से इतने लुप्त हो गए थे। अब क्या है, जो संसद है वो उसको खुद डर लगने लगा था कि कहीं ये भारतीय आधिपत्य क्षेत्र से फिर हमारे यही मतलब कंपनी जो है वो ब्रिटिश शासन पर ही, जो पूरे ब्रिटिश संसद है उस पर ही कहीं कब्जा न कर ले। तो ये सब चीजों को देखते हुए भी क्या है उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। और जब यहां से जो अधिकारी वर्ग थे वो बड़ी मात्रा में पैसा और खजाना लूटकर जब वहां जाते थे, तो वहां के जितने भी मतलब उच्च वर्गीय लोग थे ब्रिटिश के, तो वो उनमें भी एक ऐसी भावना जागृत हुई कि हम क्यों वहां व्यापार नहीं कर सकते भारत में। तो ये सब एक पृष्ठभूमि थी और एक प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट की एक प्रकार से लाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भाग थे। इसलिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर पिट्स एक्ट है, उसके बाद चार्टर है। इस प्रकार से ये अधिनियम बनते गए। तो आज सारे अधिनियम हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसने भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव किया और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार डकार मार के खा गया, और किस प्रकार से किसानों की दयनीय स्थिति हुई, हमारे जो उद्योग हैं उस पर कब्जा किया और हमारे एक देश को बस एक कच्चा माल का निर्यातक बना दिया है। भाई कच्चा माल का निर्यात करेगा। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे अगले जो हमारा इसके जो अगले बाद का जो सेशन है, ब्रिटिश साम्राज्य के भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ा और भारत के लोगों पर क्या असर पड़ा, किस प्रकार से उत्पीड़न झेला भारत के लोगों ने, और वही उत्पीड़न क्या है 1857 की क्रांति के रूप में अग्रसर हुआ।
और 1897 की जो क्रांति है वो एक प्रकार से संपूर्ण रूप में नहीं लड़ी थी, इसलिए वो विफल हो गई। चलें, तो उसके बाद अब तब तक के लिए आप देखते रहिए। और इस प्रकार से एक कहानी का आनंद है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक कहानी के रूप में एक इतिहास को परिचय करा रहा हूँ। मेरे द्वारा कोई भी यहाँ पर मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे पेन चला रहा हूँ या फिर मैं आपको मतलब एक प्रकार से लिखाने का कोई काम कर रहा हूँ। ये सुनने का काम है। अगर आपको सुनना है तो ज़रूर सुनिए, नहीं सुनना है तो कोई बात ही नहीं है। कहीं आप और भी मतलब एक प्रकार से इतने सारे जो मतलब चैनल हैं यूट्यूब पर और इतने सारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा आप ये चीज़ें आप बोर्ड पे समझ सकते हैं। मेरे द्वारा सिर्फ यहाँ पर क्या है, आपको एक सुनाने का कार्य किया जा रहा है और बताने का काम किया जा रहा है। तो तब तक के लिए देखते रहिए भारत का स्वर्णिम इतिहास। जय हिंद, जय भारत।